नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्रतिज्ञा क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे अपने राजस्थान जीके को लेकर। राजस्थान जीके के अंदर सबसे पहला पार्ट हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो वो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। यानी कि कल वाली क्लास आप सभी ने देखी थी, अच्छा प्यार मिला, उसके लिए आपको पहले धन्यवाद। उसके अंदर हमने चर्चा की थी कि राजस्थान का जो इतिहास है उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से फैक्ट आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज हम प्रॉपरी वे के अंदर शुरू करेंगे, वो करेंगे पूरे इतिहास को शुरू से पढ़ते हैं। आप पेन और कॉपी अपने साथ में लेकर बैठ जाइए और ये जो क्लास होगी ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप चाहे राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपके सिलेबस में इतना सा लिखा हुआ है कि राजस्थान जीके, तो मान के चलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो हमारे साथ में जुड़ गए हैं यशपाल सिंह जी, अरे धन्यवाद धन्यवाद। सुमन नागोरा, रवि, हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग, आपको भी नमस्कार। और जो जुड़ गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं चर्चा राजस्थान के जीके को लेकर। यानी राजस्थान के अंदर हम शुरू करेंगे, वो करेंगे सबसे पहले राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इस इतिहास की कड़ी के अंदर सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं दोस्तों, और वो करने वाला हूं आपके राजस्थान के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स, यानी कि प्राचीन राजस्थान। कौन सा? प्राचीन राजस्थान। हेडिंग लगा लीजिए आप कॉपी के अंदर, शानदार तरीके से प्राचीन राजस्थान। और कल हमने चर्चा की थी कि इस प्राचीन राजस्थान के अंदर आपके सिलेबस के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है, कौन सा? और वो लिखा हुआ है सभ्यता। सभ्यता, सिविलाइजेशन। हमने कहा था कि सभ्यता किसे कहते हैं, तो हमने कहा था कि वह क्षेत्र जिसके अंदर रहने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाती है? सभ्यता। तो प्राचीन राजस्थान, और प्राचीन राजस्थान के अंदर हम शुरू करने वाले हैं क्या? सभ्यता। तो एक बार, हाँ यशपाल सिंह धन्यवाद, पेमाराम जी, सुरेंद्र चौधरी बेस्ट एंड, हाँ बिल्कुल आपके लिए बहुत ही यूजफुल। धनवंती मीणा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मोती सिंह जी, हाँ वीरेंद्र सियाग, बिल्कुल सभी का हार्दिक स्वागत है, सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग है। तो जो हमारे साथ जुड़ गए हैं वही जो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, आराम से पढ़ते रहिए, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो स्थिति है कोरोना काल की देखते हुए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपकी जान बहुत ज़रूरी है, आपकी ज़रूरी है, आपके परिवार की बहुत ज़रूरी है। इसलिए घर में रहिए और पढ़ाई के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यानी कि समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हम कंटिन्यू, और टाइमिंग अपना यही रहेगा 5 से 6, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले प्राचीन राजस्थान। देखिए, प्राचीन राजस्थान है, आप सभी जानते हैं कि ये प्राचीन राजस्थान 3 पार्ट्सों में है। प्राचीन राजस्थान, और ये प्राचीन राजस्थान कितने पार्ट्सों के अंदर बंटा हुआ है? तो प्राचीन राजस्थान बंटा है दोस्तों 3 पार्ट्सों में। कितने पार्ट्सों के अंदर है? 3 पार्ट्सों में। वैसे कल हमने चर्चा की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आराम से नोट्स बनाएं, इसीलिए वापस बता रहा हूं। प्राचीन राजस्थान कितने पार्ट्सों में है दोस्तों? 3 पार्ट्सों में। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? तो पहला पार्ट्स होता है प्राग ऐतिहासिक। कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक। दूसरा कौन सा पार्ट्स है? दूसरा पार्ट्स होता है, वो होता है आद्य ऐतिहासिक। दूसरा पार्ट्स कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा पार्ट्स होता है, वो होता है, याद रखेंगे, ऐतिहासिक। तो प्राचीन राजस्थान 3 पार्ट्सों के अंदर बंटा हुआ है। पहला पार्ट है प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और फिर कौन सा? ऐतिहासिक। अब इसके अंदर आप याद रखेंगे, ये जो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक है, ये कौन सी धातु से संबंधित है? एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आता है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल है, आप याद रखेंगे कौन सी धातु से संबंधित?
तो मानव ने सर्वप्रथम प्रकृति के अंदर कौन सी धातु का उपयोग किया था? तो आप सभी जानते हैं ताम्र। ये आपके एग्जाम के लिए पहला फैक्ट। मानव द्वारा प्रकृति के अंदर सर्वप्रथम उपयोग में ली गई धातु कौन सी है? तो याद रखेंगे ताम्र। मनुष्य जैसे आगे बढ़ा तो तांबा के अंदर क्या मिलाया? तांबा के अंदर मिलाया टिन और एक नई धातु विकसित की। तांबा और टिन मिलाने से आपको पता है कौन सी धातु बनी थी? तो धातु बनी थी कांस्य, यानी कि कांसा। तो प्राग ऐतिहासिक ताम्र, आद्य ऐतिहासिक कांस्य, और ये जो ऐतिहासिक है ये कौन सी धातु से संबंधित है? याद रखेंगे लोहा। ये दोस्तों मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से आपके प्राचीन राजस्थान की शुरुआत होती है, जो आप हमेशा पढ़ते हैं। तो प्राचीन राजस्थान 3 पार्ट्सों में, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक ताम्र धातु से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक कांस्य धातु से, जबकि ऐतिहासिक लोहे युग से। अब आपके सिलेबस में क्या है वो देखिए। ताम्र युग की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि आपके सिलेबस के अंदर ताम्र धातु से संबंधित 2 स्थल बड़े प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? एक तो है गणेश्वर। कौन सा है? गणेश्वर। और दूसरा कौन सा होता है? अहाड़। अपने राजस्थान के अंदर तांबा धातु से संबंधित 2 स्थल मिले थे। कौन कौन से? एक गणेश्वर, दूसरा कौन सा है? अहाड़। और यहां से 2 प्रकार के फैक्ट हैं। एक तो पहला फैक्ट यह है कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम तांबा कहां से मिला था? तो याद रखेंगे गणेश्वर से। दूसरा फैक्ट आपको पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक तांबा कहां से मिला है? तो अहाड़ से। इसीलिए आपने नाम सुने होंगे कि गणेश्वर को कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, जबकि अहाड़ को कहा जाता है ताम्रवती नगरी। गणेश्वर सभ्यता को इसीलिए ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम तांबा यहीं से मिला था। और अहाड़ को ताम्रवती नगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक तांबा यहीं से मिला था। तो आपके सिलेबस में प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर 2 है, एक गणेश्वर और दूसरी कौन सी? अहाड़ सभ्यता। इसके अलावा भी है, जैसे बात करेंगे वो करेंगे सुनारी सभ्यता, खेतड़ी झुंझुनू कांतली नदी के किनारे, वो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये 2 चीजें हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर कौन सी धातु है? कांस्य, यानी कि कांसा। और आपके सिलेबस में यहां से इंपॉर्टेंट सभ्यता है और नाम क्या है? कालीबंगा। नाम क्या होता है? याद रखेंगे कालीबंगा। आपको पता ही है कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। और बात करें ऐतिहासिक काल के अंदर लोहे की, तो आपको पता है महत्वपूर्ण जो सभ्यता है वो है बेराट। बेराट स्थल जयपुर के अंदर है। महाभारत काल के अंदर आपको पता है एक जनपद हुआ करता था जिसका नाम था मत्स्य जनपद। उसकी राजधानी विराटनगर और नाम क्या है उसका? वर्तमान में बेराट। तो ये 4 स्थल तो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये स्थल आपको इसीलिए बताइए क्योंकि आप चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये 4 स्थल आपको पढ़ने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गणेश्वर, अहाड़, कालीबंगा और कौन सा? बेराट। अब चर्चा करते हैं यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे। क्वेश्चन दोस्तों आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से वह स्थल जो लोहे युगीन सभ्यता का है, और ऑप्शन मिलेगा गणेश्वर, अहाड़, कालीबंगा और बेराट। तो आप देख पा रहे हैं इनमें से कौन सा स्थल लोहे युगीन है? बेराट। इसीलिए बेराट को लोहे युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसीलिए कालीबंगा को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और गणेश्वर और अहाड़ आप किस में पढ़ते हैं? ताम्र में। ये डायग्राम आपको समझ में आया? तो ये बनाइए अपनी कॉपी के अंदर और यहीं से हम शुरुआत करते हैं प्राचीन राजस्थान। तब तक मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, दीपक सैनी जी बिल्कुल, गुड इवनिंग। शिमा चौधरी नमस्कार। नमस्कार आपको भी, बिल्कुल सभी को नमस्कार है, गुड इवनिंग है। और जो हमारे साथ जुड़ गए हैं भाई वो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। SP बेनीवाल, हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए। हाँ जल्दी से फिर बढ़ते हैं आगे।
ले लिया। आइए चर्चा करते हैं, वो करते हैं यहां से आपके एग्जाम के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उस सभ्यता को लेकर जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, बना लिया। अब सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, वो डाल लीजिए आप कालीबंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या? कालीबंगा। लीजिए सबसे पहले कालीबंगा। और कालीबंगा ऐसी सभ्यता है, राजस्थान के चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको कालीबंगा से एक ना एक फैक्ट जरूर देखने को मिलता है। या तो वो पूछता है कि कालीबंगा कौन से स्थल से मिली है, कौन सी नदी के किनारे। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि हम पढ़ रहे हैं सभ्यता, और सभ्यता से हमें एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना सकता है और कैसे पूछ सकता है वो देखिए। क्योंकि पढ़ते सभी हैं, सिलेक्शन उसका होता है जिसको ये पता है कि मुझे क्या पढ़ना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान की सभ्यता से आज तक एग्जामिनर ने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछता है सभ्यता के अंदर, और वो पूछता है कहां। कहने का मतलब आपको स्थल देगा और पूछेगा कि राजस्थान के कौन से जिले में गणेश्वर सभ्यता है, राजस्थान के कौन से जिले में बागोर सभ्यता है, राजस्थान के कौन से जिले में बालाथल सभ्यता है, और राजस्थान के कौन से जिले से कालीबंगा संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन कोई सभ्यता देगा और पूछेगा ये कहां पर है। क्लियर। दूसरा फैक्ट आपको पूछता है, वो पूछता है नदी को लेकर। आपको पूछेगा गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। आपको वो पूछ लेगा कि आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, और वो आपको पूछ लेगा कि सुनारी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, और या फिर वो आपको पूछ लेगा कि बेराड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। दूसरा क्वेश्चन कौन सा? नदी से। तीसरा क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है खोज को लेकर कि कौन सी सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्तित्व कौन थे। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन तो कहां से, दूसरा नदी से, और तीसरा खोज से। यदि आप सामान्य राजस्थान के एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप सुपरवाइजर, फार्मासिस्ट या एलएसए की तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपके केवल यही से फैक्ट आने वाला है। अगर आप हाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन तीनों से काम नहीं चलेगा। आपको चौथा फैक्ट भी पूछ सकता है, और वो पूछ सकता उत्खनन कर्ता से। कहां से पूछता है? उत्खनन, कि कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ और करने वाले व्यक्तित्व कौन थे। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन आपको पूछेगा, और वो पूछ सकता है विशेषता। कौन सी बात? विशेषता को लेकर। और नंबर 6 आपको पूछता है, वो पूछता है अवशेष। बस सभ्यता आप कोई भी पढ़ें तो उस सभ्यता से रिलेटेड केवल 6 फैक्ट ही आपको पढ़ने हैं। कौन सी सभ्यता कहां पर विकसित हुई है, कौन सी नदी के किनारे, उसकी खोज किसने की है, उत्खनन का कार्य किसने किया था, क्या उसकी विशेषता है, और कौन से हमें महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। अभी हम आपके सामने पढ़ेंगे कालीबंगा पूरी डिटेल से। और मान के चलिए आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके एक क्वेश्चन तो यहां से आना ही आना है कालीबंगा से। ठीक है। हाँ महेंद्र सोलंकी बिल्कुल, गुड इवनिंग। हनुमानगढ़ से सिम्मा चौधरी, बिल्कुल। आइए बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं क्या? कालीबंगा। देखिए कालीबंगा सभ्यता, पहला फैक्ट कालीबंगा सभ्यता से, और वो पूछता है कालीबंगा कहां पर है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में विकसित हुई। तो आप सभी जानते हैं कालीबंगा होती है अपने राजस्थान के अंदर कौन से जिले में, तो याद रखेंगे हनुमानगढ़। कहां पर विकसित है? हनुमानगढ़ में। दूसरा फैक्ट आपको पूछता है कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित है। सिंपल सी बात है, सभ्यता का मतलब यहां पर लोग रह रहे होंगे, और लोग जब रहते हैं तो उनके लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो यहां पर पानी नदी के द्वारा मिला करता था। इसीलिए पूछता है कि कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई। तो नाम याद रखेंगे घग्गर नदी। घग्गर नदी आप जानते हैं कहां से निकलती है, तो इसका उद्गम स्थान है वो है हिमालय का तीसरा पार्ट्स,
जिसे आप कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है घग्गर नदी और अपने राज्य के अंदर प्रवेश करती है, वो करती है हनुमानगढ़ जिले से। और हनुमानगढ़ के अंदर ही एक सभ्यता है, कौन सी? कालीबंगा। आप यहां पर 3 नाम याद रखेंगे, एक तो घग्गर, दूसरा नाम आप याद रखेंगे प्राचीन सरस्वती, इसी को कहा जाता है, और तीसरा नाम भी आप याद रखेंगे कि इसी नदी को पाकिस्तान के अंदर क्या कहा जाता है? हकरा। तो कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर, प्राचीन सरस्वती या फिर हकरा नदी के किनारे। तीसरा फैक्ट आपको पूछता है, और वो पूछता है ये जो कालीबंगा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ तो आप स्वयं देख पा रहे हैं, बंगा का अर्थ होता है चूड़ी और सामने क्या है? काली, यानी कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। आइए बात करते हैं नंबर 4 फैक्ट। 3 फैक्ट तो आपके क्लियर हो गए कि कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर, प्राचीन सरस्वती या फिर हकरा। हकरा इसे पाकिस्तान में कहते हैं, आपको पता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियां। चौथा फैक्ट हमें पूछता है, वो पूछता है जानकारी को लेकर कि कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? याद रखेंगे, कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्तित्व थे और उनका नाम होता है एल.पी. टेशीटोरी। क्या नाम है उनका? नाम बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, एल.पी. टेशीटोरी। इनका पूरा नाम होता है लुइस पियो टेशीटोरी। ये इटली के उदिने शहर के रहने वाले व्यक्ति थे और अपने राजस्थान के अंदर आए थे महाराजा गंगा सिंह के समय। इसीलिए आप यहां पर 2 बातें याद रखेंगे। एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जा सकता है, यदि आप हाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एसआई या आरएस दे रहे हैं, पटवार ग्राम सेवक, तो आपको पता होना चाहिए कि एल.पी. टेशीटोरी किसके समय राजस्थान आए थे? तो महाराजा गंगा सिंह के समय बीकानेर में आए थे। और पूछा यह भी गया है एक बार कि एल.पी. टेशीटोरी का स्मारक कहां पर बना है? जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो कमेंट करके बताइए कि एल.पी. टेशीटोरी का स्मारक कहां पर बना है। हाँ थानाराम जी बिल्कुल, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल मोती सिंह जी, काली चूड़ियाँ, बिल्कुल। हाँ सुमन नागोरा, बिल्कुल, अभी हम चर्चा करते हैं। एल.पी. टेशीटोरी का स्मारक कहां पर बना हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बाकी ये 4 फैक्ट आपको याद हो गए। जो पढ़ाया जाएगा वो इसी क्लास के अंदर यहीं पर याद करना है। कालीबंगा कहां पर? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर। शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो एल.पी. टेशीटोरी ने। एल.पी. टेशीटोरी इटली के उदिने शहर के रहने वाले थे, अपने राजस्थान के अंदर आए थे महाराजा गंगा सिंह के समय। और याद रखेंगे इनका जो स्मारक है वो बना हुआ है कहां पर? बीकानेर में। इनका स्मारक कहां पर बना हुआ है? तो याद रखेंगे बीकानेर में। बात क्लियर? 4 फैक्ट हो गए, एक बार वापस रिपीट कर लीजिए। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। और सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्तित्व कौन थे? एल.पी. टेशीटोरी। ये इटली के उदिने शहर के रहने वाले थे, महाराजा गंगा सिंह के समय बीकानेर आए और इनका स्मारक भी कहां पर बना है? बीकानेर में। क्लियर? नंबर 5 फैक्ट आपको पूछा जाएगा, कालीबंगा की खोज। कालीबंगा की खोज कब हुई और किसने की? तो याद रखेंगे कालीबंगा की खोज हुई थी 1951 से लेकर 53 के मध्य। 51 से लेकर 53 के मध्य। और करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो नाम याद रखेंगे, अमलानंद घोष। नाम क्या है? नाम होता है, याद रखेंगे दोस्तों, अमलानंद घोष। अब एक सिंपल सी बात आप सुनिए, यदि आप ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर राजस्थान जीके केवल नाम मात्र का आता है, यानी कि केवल पास जोड़ दिया गया है, तो मान के चलिए आपके एग्जाम में यहीं से फैक्ट आएगा, इन 5 फैक्टों में से। कालीबंगा कहां पर? कौन सी नदी के किनारे? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्तित्व कौन थे? और कालीबंगा की खोज किसने की और कब की? क्लियर हो गया ये फैक्ट? यही फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए स्क्रीनशॉट
और फिर बढ़ते हैं आगे। लीजिए, और जल्दी आपके लिए ज्योग्राफी आर्ट कल्चर लेकर आने वाले हैं, ठीक है। आप बस जो भी जुड़े हैं वो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां तक फैक्ट क्लियर हो गया। कहां पर कौन सी नदी, शाब्दिक अर्थ, सर्वप्रथम जानकारी और खोज करने वाले कौन थे। अब हम चर्चा करते हैं कि कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था। इसी क्रम के अनुसार लिखते रहिए। अगला फैक्ट है उत्खनन, उत्खननकर्ता। कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे। देखिए, कालीबंगा के उत्खननकर्ता हमें दो व्यक्तियों के नाम मिलते हैं, दो व्यक्तित्व। एक का नाम हमें मिलता है बीबी लाल, एक का नाम हमें क्या मिलता है, बीबी लाल, और दूसरा हमें नाम मिलता है बिक्के थापर। बिक्के थापर का मतलब है बालकृष्ण थापर, और बीबी लाल का मतलब ब्रजभाषी लाल। ये दो व्यक्ति वो थे जिन्होंने अमलानंद द्वारा की गई खोज पर रिसर्च किया था, यानी कि क्या किया था, उत्खनन का कार्य। तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया था बीबी लाल और बिक्के थापर ने। आपको पूछा जाए ये उत्खनन का कार्य कब से लेकर कब तक चला था, तो याद रखेंगे 1961 से लेकर 69 के मध्य। क्लियर हो गया फैक्ट। सबसे पहले कहां पर कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी, घग्गर। शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां। सर्वप्रथम जानकारी देने वाले एलपी टेशिटोरी। खोज करने वाले अमलानंद घोष, और उत्खनन का कार्य करने वाले कौन थे, बीबी लाल और बीके थापर। यहां तक बात क्लियर हो गई। यह होती है कालीबंगा की बेसिक सी जानकारी, और 99% तो मान के चलिए आपके एग्जाम में यहीं से फैक्ट आ जाएगा। कोई या तो पूछ लेगा कालीबंगा कहां पर है, कौन सी नदी है, खोज किसने की, शाब्दिक अर्थ क्या है, और सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, और या फिर पूछ लेगा कि बीबी लाल और बिक्के थापर और अमलानंद घोष, इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं और जो जुड़े हुए वो कमेंट करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहां से आपको कैसे पूछेगा, निम्न में से, देखिए निम्न में से वह व्यक्ति जिनका संबंध कालीबंगा से नहीं है, जिनका संबंध कालीबंगा से नहीं है। और ऑप्शन आपके सामने ये रहे। फर्स्ट ऑप्शन ए घोष। क्या पूछ लेगा आपको पूछ लेगा ए घोष, मतलब अमलानंद घोष। ऑप्शन नंबर बी आपको दे देगा, वो दे देगा बीबी लाल। ऑप्शन नंबर सी आपको देगा और वो देगा बिक्के थापर, बालकृष्ण थापर। और ऑप्शन नंबर डी के अंदर वो दे देगा आपको आर सी अग्रवाल। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां तक क्वेश्चन इस प्रकार से बना सकता है, यदि वो सबसे हार्ड क्वेश्चन आपके लिए बनाना चाहेगा तो, कि निम्न में से वे व्यक्ति जिनका संबंध कालीबंगा से नहीं है, अमलानंद घोष, ऑप्शन नंबर बी है बीबी लाल, ऑप्शन नंबर सी है बिक्के थापर, और ऑप्शन नंबर डी है आर सी अग्रवाल। जल्दी से कमेंट करिए, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो कमेंट करके बताइए। हाँ बिल्कुल खोज की थी अमलानंद घोष ने, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपके कमेंट ही देख पा रहा हूं मैं। हाँ और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो शेयर जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार। सबसे पहले अनिल सैनी ने हमें डी बताया है, बिल्कुल। रवशा गुज्जर हमें डी बता रहे हैं, मोती सिंह जी हमें डी बता रहे हैं, उत्तम। बिल्कुल, कहने का मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से वो सबसे हार्ड पूछ सकता है आपको, कि तीन व्यक्ति के नाम तो हमने देखे थे, अमलानंद घोष खोज की थी, बीबी लाल और बिक्के थापर उत्खनन करता है, आर सी अग्रवाल का यहां से कालीबंगा से कोई संबंध नहीं है। क्लियर, यहां तक फैक्ट आपके क्लियर हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब हम चर्चा करते हैं, वो करते हैं विशेषता को लेकर।
अब हम चर्चा करते हैं, वो करते हैं किसको लेकर, विशेषता। देखिए विशेषता क्या है, कालीबंगा की विशेषता क्या है। बेसिक सा परिचय हो गया, यहां से आपके एग्जाम के अंदर आ गया। विशेषता के अंदर सबसे पहला फैक्ट है वो होता है अन्य नाम, कि कालीबंगा के अन्य नाम क्या है। देखिए कालीबंगा के अन्य नाम, कालीबंगा का अन्य नाम पहला ही होता है कि कालीबंगा को कहा जाता है क्या, याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती। क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती, या फिर कालीबंगा को ही कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की निर्धन बस्ती। दीनहीन का मतलब निर्धन यानी गरीबों की बस्ती। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि कालीबंगा के अंदर जो भी हमें मकान मिले हैं, जो भी क्या मिले हैं, मकान, ये सारे के सारे मकान कच्ची ईंटों से निर्मित हैं। ये सारे के सारे मकान किससे निर्मित हैं, कच्ची ईंटों से। इसीलिए यह माना गया कि यहां के लोग क्या हुआ करते थे, निर्धन। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहा जाता है किसे, याद रखेंगे, कालीबंगा को। और यह फैक्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्लियर हुई, पहली बात क्लियर हुई आपके कि हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे कालीबंगा। क्लियर। दूसरा अन्य नाम इसका क्या है, कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों कहा जाता है, तो अभी हमने देखा, देखिए कहां पर, ये रहा, देखिए कालीबंगा सभ्यता कौन सी धातु से संबंधित है, कांस्य से। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। तीसरा अन्य नाम इसी कालीबंगा को कहा जाता है, और वो कहा जाता है परसाधन, परसाधन सौंदर्य प्रेमी की सभ्यता। ये नाम क्यों दिया गया है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार पटवार 2015 में, कि परसाधन सौंदर्य प्रेमी की सभ्यता राजस्थान के अंदर किस स्थल को कहा जाता है, तो याद रखेंगे कालीबंगा। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो याद रखेंगे कि कालीबंगा से हमें एक तो लिपस्टिक, एक याद रखेंगे दर्पण, और एक याद रखेंगे कंगा। कहने का मतलब श्रृंगार का सामान मिला था, इसीलिए हमने आइडिया लगाया कि यहां के लोगों को श्रृंगार का बड़ा शौक हुआ करता था, मतलब ये लोग भी पार्टी शार्टी करता, इसीलिए इस स्थल को क्या कहा गया है, याद रखेंगे परसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। क्लियर, तीन नाम क्लियर हो गए। हाँ, उत्तम वीर शर्मा जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अन्य नाम के अंदर हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती, कांस्य युगीन सभ्यता, और क्या कहा जाता है, परसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। और याद रखेंगे डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी कालीबंगा स्थल को कहा है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। क्या कहा है, तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये लीजिए, यहां तक बात क्लियर हुई आपके, यहां तक बात क्लियर। विशेषता के अंदर सबसे पहले पढ़ा हमने अन्य नाम। एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको इस क्लास के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो यहीं पर याद होना चाहिए। देखिए कालीबंगा कहां पर, हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी। शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियां या फिर काले रंग की चूड़ियां। सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे, एलपी टेशिटोरी, जिनका स्मारक कहां पर बना हुआ है, बीकानेर में। कालीबंगा की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, अमलानंद घोष। इसी क्रम के अंदर हमने आगे पढ़ा उत्खनन करने वाले कौन थे, तो बीबी लाल और बीके थापर। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कालीबंगा की विशेषता, जिसके अंदर सबसे पहले अन्य नाम। अन्य नाम के अंदर चार प्रकार के नाम आए। इसे हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहा जाता है,
इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, इसे प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी की सभ्यता कहा जाता है, और इसे ही हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर? ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे। और अब हम बात करते हैं कि कालीबंगा से हमें किस प्रकार के अवशेष मिले। आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेतन जी, हाँ बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार, राम राम। बिल्कुल, जो भी भाई जुड़े हैं वो शेयर कर दीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अगला वाला सेशन। आगे बढ़े। आइए अब हम बात करते हैं कि हमें यहाँ से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं, हमें यहाँ से किस प्रकार के अवशेषों की जानकारी मिलती है। देखिए, हाँ बिल्कुल हो गया क्लियर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, अवशेष। हमें यहाँ पर किस प्रकार के अवशेष मिले हैं। प्रसिद्ध और पूछे जाने वाला पहला क्वेश्चन देखिए, अभी हमने कहा था कि कालीबंगा से हमें क्या मिले हैं, मकान। और ये मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है, इसीलिए हमने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का दीनहीन स्थल है, यानी कि दीनहीन बस्ती है। क्लियर है? इसके अलावा याद रखेंगे ये जो मकान थे, इस मकान के अंदर इस प्रकार से क्या आ रखी थी, दरारें। क्या आ रखी थी, याद रखेंगे, दरारें। और आप सभी जानते हैं कि मकान में दरारें किस वजह से आती है, तो याद रखेंगे मकान के अंदर दरारें आती है किससे, भूकंप आने से। तो विश्व की पहला ऐसा स्थल जहां से भूकंप के साक्ष्य मिले थे वो कौन सा है, कालीबंगा। पहला फैक्ट क्लियर हो गया। यहां पर जो मकान मिले उन मकान के अंदर दरारें आ रखी थी, और आप सभी जानते हैं कि दरारें किससे आती है, भूकंप आने से। तो पहला स्थल जहां से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं वो कौन सा है, कालीबंगा। क्लियर? दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता याद रखेंगे कि यहां से जो मकान मिले वो तो कच्ची ईंटों से निर्मित थे, लेकिन यहां पर जो नाली मिली है, यहां पर जो हमें नालियां मिली है ना, ये नालियां ये पक्की ईंटों से निर्मित थी। नालियां किससे निर्मित थी, पक्की ईंटों से। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता, विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा स्थल है कालीबंगा जहां से हमें लकड़ी की बनी हुई नाली मिली है, लकड़ी से निर्मित, लकड़ी से निर्मित नाली। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से हमें लकड़ी की बनी हुई क्या मिली है, नाली। तो नालियों से दो फैक्ट हुए, एक तो नालियां पक्की ईंटों से निर्मित थी और दूसरा लकड़ी से निर्मित नालियां मिली है। क्लियर है? दो अवशेष। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, अगले अवशेष की बात करते हैं। तो इसके अलावा कालीबंगा के अगर हम बात करें खेत को लेकर, तो कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। याद रखना, क्या मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से वे स्थल जहां से भूकंप वे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा। तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है, भूकंप के साक्ष्य, नालियां, और उसके अलावा क्या, जूते हुए खेत के साक्ष्य। तीन बातें क्लियर। आइए बात करते हैं इसके अलावा भी कालीबंगा के अंदर हमें किस प्रकार के अवशेष मिले हैं। देखिए, अगर खाने की यहां पर बात करें तो यहां पर जले हुए चावल के साक्ष्य मिले। किसके मिले, जले हुए चावल के साक्ष्य। आपको पता ही है चावल जलने के बाद में काले हो जाते हैं, तो कालीबंगा से जले हुए चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, याद रखेंगे कालीबंगा से। क्लियर? तो चावल यहां पर आ गया है। तो चावल से संबंधित तीन प्रकार के फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर।
कौन कौन से, और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो कमेंट जरूर करके बताएंगे। देखिए चावल से संबंधित 3 प्रकार के फैक्ट कौन कौन से हैं। देखिए एग्जामिनर आपको चावल से 3 प्रकार के फैक्ट पूछता है। या तो वो आपको पूछता है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के क्या प्राचीनतम साक्ष्य, या आपको पूछता है चावल के प्रथम साक्ष्य, और या फिर एग्जामिनर आपको पूछता है जले हुए चावल के साक्ष्य, जले हुए चावल के साक्ष्य। 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं, और जो जुड़े हैं वो कमेंट कर दीजिए कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले, और जले हुए चावल के साक्ष्य कहां से मिले। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए जल्दी से। हाँ जीत चौधरी जी नमस्कार नमस्कार, पूजा चोइल गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कल्याण जी हुड्डा बिल्कुल गुड इवनिंग, शेरू हाँ गुड इवनिंग आपको भी, नाथुराम जी बिल्कुल गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रतिज्ञा क्लासेज में। हाँ जी जल्दी से बताइए, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य और जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं लाइक वगैरह करिए करो, शेयर कर दो। अब तक घर का आदमी हो था ना, कहीं क्या है, लाइक और शेयर कर दीजिए भाई फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के प्रथम साक्ष्य और जले हुए चावल के साक्ष्य। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, तो याद रखेंगे, तो याद रखेंगे बिल्कुल, बहुत ही शानदार। बिल्कुल भाई आंसर दे दीजिए फटाफट। हाँ पूजा हमें बता रहे हैं कोलड़ी हवा, सुमन नागोरा कालीबंगा, ओशिया से हमें गुजरात कालीबंगा। देखिए चावल के प्राचीनतम साक्ष्य तो मिले थे कहां से, तो याद रखेंगे कोलड़ी हवा, और कोलड़ी हवा स्थान होता है यूपी में। चावल के प्रथम साक्ष्य तो याद रखेंगे मिले हैं लोथल, और लोथल कहां पर है, गुजरात में। और जले हुए चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो याद रखेंगे कालीबंगा, और कालीबंगा है आपके राजस्थान। ठीक है, तो चावल से संबंधित 3 प्रकार के फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। प्राचीनतम साक्ष्य कोलड़ी हवा यूपी, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से, और जले हुए चावल के साक्ष्य कहां से, कालीबंगा से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल धनवंती मीणा, बिल्कुल जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा से। तो यहां पर हमने देखा मकान के बारे में चर्चा की कि मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे, इसीलिए दीनहीन बस्ती कहा गया। यहां से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले। कालीबंगा के अंदर जो नालियां मिली वो पक्की ईंटों से निर्मित थी, लकड़ी से भी निर्मित थी, और विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से लकड़ी की बनी हुई क्या मिली है, नाली। इसके अलावा यहां से जले हुए चावल के साक्ष्य मिले, यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, और चावल से संबंधित ये 3 प्रकार के फैक्ट कंप्लीट। लीजिए स्क्रीनशॉट, बात करते हैं इसके आगे और किस प्रकार की हमें जानकारी मिलती है। ले लिया, आइए बात करते हैं अगले। इसके अलावा कालीबंगा से देखिए, इसके अलावा याद रखेंगे कालीबंगा से हमें बेलनाकार मोहरें मिली हैं। क्या मिली है, बेलनाकार मोहरें। और ये जो बेलनाकार मोहरें हैं ये कहां की हुआ करती थी, तो याद रखेंगे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की यहां से हमें क्या मिली है, बेलनाकार मोहरें। और मेसोपोटामिया भी आपको पता है एक सभ्यता है जो ईरान के अंदर दजला व फिरात नदी के किनारे विकसित हुई है। तो यहां पर बात याद रखेंगे कालीबंगा के अंदर किस प्रकार की मोहरें मिली हैं, तो याद रखेंगे बेलनाकार मोहरें। क्लियर। बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता यह है दोस्तों यहां से कि हमें यहां से एक महिला का यानी कि स्त्री का चित्र मिला है, स्त्री का चित्र। और ये स्त्री का चित्र कहते हैं कि
एक सिक्के पे मिला है। नाम क्या है? तो नाम की जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि कालीबंगा सभ्यता है सिंधु घाटी के समकालीन, और सिंधु घाटी सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक काल की, और आद्य ऐतिहासिक काल की जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। तो हमने इस स्त्री का जो चित्र मिला था, यानी कि जो मूर्ति मिली थी, इसे हमें नाम दे दिया था कौन सा? कुमारी देवी। कि हमें यहां पर एक मूर्ति मिली है, कौन सी? कुमारी देवी की। इसीलिए याद रखेंगे कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है? याद रखेंगे कालीबंगा सभ्यता मात्र प्रधान यानी कि मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। कौन सी है? मात्र सत्तात्मक सभ्यता। ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे हमें यहां से प्रत्येक घर के अंदर एक चूल्हा मिला है, यानी कि यहां के जो लोग थे वो किस प्रकार के रहा करते थे? एकल परिवार के। किस प्रकार के थे? एकल परिवार के। और यहां पर महत्वपूर्ण बातें यह है कि यहां से जो हमें सड़कें मिली है ना, वो बिल्कुल सड़कें समकोण रूप में मिली है। इस प्रकार से सड़कें किस रूप में मिली है? बिल्कुल समकोण रूप में। और आपको पता ही है कि इस प्रकार की सड़कें केवल शहरों में हैं, गांव में नहीं है। गांव में पता ही नहीं लगे कि गली के अंदर मकान है या मकान में गलियां हैं। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था कहां पर है? तो याद रखेंगे नगरों में। तो यहां से 3 प्रकार की महत्वपूर्ण हमें जानकारी मिली। कौन कौन सी? याद रखेंगे कालीबंगा जो सभ्यता है वो एक प्रकार की नगरीय सभ्यता है, एकल परिवार की है, और किस प्रकार की है? मात्र सत्तात्मक। कौन सी है? मात्र सत्तात्मक। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है कालीबंगा की विशेषता। क्लियर? आइए इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखेंगे इसके अलावा कालीबंगा से हमें और किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं? तो देखिए इसके अलावा याद रखेंगे कालीबंगा से हमें 7 हवन कुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? हवन कुंड, या जिन्हें कहा जाता है अग्नि वेदिकाएं। हमें यहां पर किसकी जानकारी मिली है? याद रखना, हमें यहां से 7 हवन कुंड या फिर अग्नि वेदिकाओं की भी जानकारी मिलती है। हो सकता है कि यहां पर लोग हवन किया करते थे, और कहते हैं इसी हवन कुंड के अंदर हमें कुछ पशुओं की हड्डियां मिली, यानी कि कहते हैं कि कालीबंगा के अंदर नर बलि की परंपरा रही होगी, क्योंकि हमें यहां पर क्या मिले हैं? हवन कुंड, और वो भी कितने मिले हैं? 7। तो हो सकता है कि कोई स्थल शमशान घाट रहा होगा, लेकिन क्या करें, इतिहासकारों ने हमें बताया कि यहां से हमें 7 हवन कुंड यानी अग्नि वेदिकाएं मिली है, और इस अग्नि वेदिकाओं के अंदर हमें अस्थियों की जानकारी मिलती है, यानी कि यहां पर नर बलि की भी परंपरा रही है। तो ये बात मिलती है हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं। नेक्स्ट, इसके अलावा याद रखेंगे यहां से हमें बालक का कपाल खंड मिला है। बालक का कपाल खंड। बालक का कपाल खंड का मतलब यहां पर एक खोपड़ी मिली है। क्या मिली है? खोपड़ी, और इस खोपड़ी के अंदर 6 छिद्र किए हुए थे। 6 छिद्र। हमें यहां पर एक खोपड़ी मिली, कहने का मतलब बालक का कपाल खंड, उस खोपड़ी के अंदर 6 छिद्र किए हुए थे। तो इतिहासकारों ने यह जानकारी जुटाई कि हो सकता है कि यहां के जो लोग थे वो किसको जानते हैं? वो शल्य चिकित्सा को जानते हैं, यानी कि यहां पर डॉक्टर वगैरह भी रहा करते थे। क्यों? क्योंकि यहां से हमें एक खोपड़ी मिली जो बालक का कपाल खंड था, और इस खोपड़ी के अंदर 6 छिद्र किए हुए थे। तो आपको यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आपको पूछ सकता है कि निम्न में से वह स्थल जहां से हवन कुंड और बालक का कपाल खंड मिला है, कौन सा स्थल है? कालीबंगा। क्लियर? बालक का कपाल खंड, खोपड़ी मिली है जिसमें कितने? 6 छिद्र किए हुए हैं, यानी यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा को भी जानते थे, और शल्य चिकित्सा की जो पद्धति है उस पद्धति को नाम दिया गया है, याद रखेंगे क्या? ट्रेफिनेशन। क्या नाम दिया गया? याद रखेंगे ट्रेफिनेशन।
क्लियर हुई बात? यहां से हमें बेलनाकार मोहरें मिली हैं, यहां पर कुमारी देवी की एक मूर्ति मिली है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, एकल परिवार की है, ये एक नगरीय सभ्यता है। यहां से हमें हवन कुंड अग्नि वेदिकाएं मिली है, यहां से हमें बालक का एक कपाल खंड मिला है, एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र किए हुए थे, यानी शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। और इस पद्धति को क्या कहा जाता है? ट्रेफिनेशन। बात क्लियर? आइए बात करते हैं इसके अलावा। इसके अलावा कालीबंगा से हमें और क्या मिली है? तो याद रखेंगे, कालीबंगा से हमें चिरायु कब्र की जानकारी मिलती है। विश्व के अंदर एकमात्र ऐसी सभ्यता जहां से हमें किस प्रकार की कब्र मिलती है? चिरायु कब्र। दोस्तों चिरायु कब्र का मतलब क्या होता है? देखिए, याद रखेंगे, चिरायु कब्र किसे कहते हैं? तो देखिए, एक तरफ तो आयताकार कब्र कैसी बनाते थे? तो याद रखेंगे आयताकार कब्र इस प्रकार की, ठीक है। और एक याद रखेंगे, इसी के पास में बनाते थे क्या? अंडाकार कब्र। क्या बनाते थे? अंडाकार कब्र इस प्रकार की। एक तरफ आयताकार कब्र और इसी के पास में कौन सी? अंडाकार कब्र। सपोज देन कोई मनुष्य है, ये चल बसा, यानी कि ये इसका क्या है? शव। कालीबंगा के लोग क्या करा करते थे कि जिस मनुष्य की मृत्यु हुई है, इसके शव को तो डालते थे किसमें? आयताकार कब्र के अंदर। और ये जो शव है, इसकी जो प्रिय वस्तुएं हैं, इसकी जो क्या प्रिय वस्तुएं हैं, इस प्रिय वस्तुओं को किसमें डालते थे? अंडाकार कब्र में। और यही आयताकार कब्र प्लस अंडाकार कब्र क्या कहलाती है? चिरायु कब्र। समझ में आया? मारवाड़ी में समझो। सपोज देन आ कोई डोकरी है, कौन है? आ कोई एक डोकरी है और आ डोकरी लान चालती रही। अब इस डोकरी को आयताकार कब्र में तो दफनाया जाएगा, और जकिया डोकरी घी है, इनकी जकी प्रिय वस्तुआं हैं, उनको किस में दफनाएंगे? अंडाकार कब्र में। और यही कब्र क्या कहलाती है? चिरायु कब्र। क्लियर? आयताकार कब्र के अंदर शव को डालते थे, अंडाकार कब्र के अंदर शव की प्रिय वस्तुओं को। वैसे परंपरा ये आज भी कायम है। आज भी आपको पता हो तो किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद में हरिद्वार जाते हैं, तो हरिद्वार जाते वक्त कुछ ऐसी वस्तुएं साथ में लेकर जाते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी वस्तुओं को। जैसे सपोज देन जैसे कोई डोकरो है गांव में और चाल तो रही हो, और ये सर्वाधिक किसका सेवन करता था? सपोज देन बीड़ी। तो आज भी गांव महीने जब आदमी हरिद्वार जावे तो 7 बीड़ियां लेर जावे कि भाई जगह है बुजुर्ग हा, जगह डोकरा है, बीड़ियां पीऊंता। ऐसी परंपरा आपको बताइए। तो यहां से हमें किस प्रकार की कब्र की जानकारी मिलती है? तो याद रखेंगे आप, चिरायु कब्र। कौन सी मिलती है? चिरायु कब्र की जानकारी। चिरायु कब्र का मतलब आपने समझ लिया, ठीक है? यहां तक आपको समझ में आया? अब एक महत्वपूर्ण विशेषता याद रखेंगे कि कालीबंगा सभ्यता से हमें किसी प्रकार की मर्ण मूर्तियां नहीं मिली है, यानी मिट्टी से बनी हुई। मर्ण मूर्तियों का क्या रहा है? अभाव। मर्ण मूर्तियों का अभाव। मर्ण मूर्तियों का यहां पर क्या रहा है? अभाव। क्लियर हुई बात? तो ये संपूर्ण बातें थी किसको? कालीबंगा को लेकर। मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ते सभी है, सिलेक्शन उसका होता है जिसको ये पता है कि मुझे क्या पढ़ना है। और याद रखें, कालीबंगा बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन आप कोई पेपर उठाकर देखेंगे तो 100%, 99% आपको यहीं से वो क्वेश्चन मिल जाएगा। एक बार वापस रिपीट करते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्थल है कालीबंगा, यहां से आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि अपना जो सेशन चलेगा उसके अंदर पहले मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद में यानी कि आखिरी 10 मिनट के अंदर मैं आपको प्रश्नोत्तरी बताऊंगा कि क्वेश्चन आएंगे कैसे। देखिए एक बार थोड़ा सा वापस और फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कालीबंगा। क्लियर? हमने शुरुआत की है पहले स्थल को लेकर, और पहला स्थल कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है? तो याद रखेंगे हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? याद रखेंगे घग्गर नदी के किनारे। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे काली चूड़ियां।
सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? एल.पी. टेशिटोरी, लुइस पियो टेशिटोरी। ये इटली के उदीने शहर के रहने वाले थे, अपने राजस्थान के अंदर पधारे थे महाराजा गंगा सिंह के समय बीकानेर। इनका स्मारक भी आपको याद रखना है, कहां पर बना है? बीकानेर में। कालीबंगा की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो याद रखेंगे अमलानंद घोष। इसके बाद में हमने देखा कि उत्खननकर्ता कौन थे? तो याद रखेंगे बीबी लाल और बीके थापर। विशेषता की बात करेंगे तो सबसे पहले विशेषता में देखा था हमने अन्य नाम। अन्य नाम के अंदर 4 प्रकार के नाम। इसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती, इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, इसे कहा जाता है पर साधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता, और इसे ही कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। कहने वाले थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। नेक्स्ट, उसके बाद में हमने जानकारी ली कि किस प्रकार के अवशेष मिले। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो मकान थे वो तो कच्ची ईंटों से निर्मित थे, लेकिन जो मकान थे उसमें दरारें आ रखी थी, यानी कि किसके साक्ष्य मिलते हैं? भूकंप के। उसके अलावा यहाँ पर जो नालियां बनी हुई थी, देखो अजीब सी बात है, मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे लेकिन नालियां पक्की ईंटों से निर्मित थी। उसके अलावा यहाँ पर जो नालियां हैं वो लकड़ी से निर्मित थी। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जले हुए चावल के भी साक्ष्य मिले, और चावल से संबंधित मैंने आपको 3 प्रकार के फैक्ट बताए। क्लियर? उसके बाद में हमने ये देखा कि यहाँ पर किस प्रकार की मोहरें हुआ करती थी? तो बेलनाकार मोहरें। याद रखना, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। फिर हमने कहा यहाँ पर एक स्त्री का चित्र मिला है, नाम हमने अपनी इच्छा अनुसार दिया है कुमारी देवी। इसके अलावा 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता, ये मातृ सत्तात्मक है, एकल परिवार है और नगरीय सभ्यता है। उसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर 7 हवन कुंड यानी अग्नि वेदिकाएं मिली है। उसके अलावा यहाँ से हमें बालक का कपालखंड मिला है, यानी कि एक खोपड़ी मिली थी जिसके अंदर 6 छिद्र किए हुए थे। तो हमने आइडिया लगाया कि यहाँ से हमें शल्य चिकित्सा की भी जानकारी मिलती है, और कौन सी पद्धति है? ट्रेफिनेशन। इसके जस्ट आगे हमने चर्चा की कि यहाँ से एक कब्र मिली है, कौन सी? चिरायु कब्र। चिरायु कब्र का मतलब होता है आयताकार कब्र प्लस कौन सी? अंडाकार कब्र। हमने कहा था कि आयताकार कब्र वे है जिसके अंदर शव को दफनाया जाता था, और अंडाकार कब्र का मतलब है कि इसके अंदर जो शव है उसकी प्रिय वस्तुओं को। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यहां पर मर्ण मूर्तियों का क्या रहा है? अभाव। प्रत्येक क्लियर? और इसके अलावा बिल्कुल 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 सही है, प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिले। बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, विकास खिंची जी एक बार पूरा रिपीट कर दिया। तो ये थी कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। अब अंत में आपको बता देता हूं यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, और जो जुड़े हुए हैं वो कमेंट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा यहां से, और वो इस प्रकार से, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए थ्योरी हमने पढ़ ली कालीबंगा, प्रत्येक दिन आपको अच्छे से एक एक सभ्यता, 2-2 सभ्यता जो भी होगा वो पढ़ाएंगे, और आखिरी में प्रश्नोत्तरी। देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा, और वो कैसे पूछेगा? ये जो भी जुड़े हैं वो कमेंट करते रहेंगे। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में विकसित हुई? पहला क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से, आप स्वयं ही देना, मैं तो आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। केवल पहला ऑप्शन आपके सामने लिख देगा वो जयपुर। दिख रहा है आपको ये कलर? जयपुर। दूसरा ऑप्शन आएगा वो आएगा हनुमानगढ़। तीसरा ऑप्शन वो आपको दे देगा, और वो दे देगा नागौर। और चौथा ऑप्शन वो देगा आपको बीकानेर। पहला क्वेश्चन ये आपका गृह कार्य है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे देगा और वो पूछ लेगा आपको कालीबंगा सभ्यता का संबंध, कालीबंगा सभ्यता का संबंध
कौन सी नदी से है? कालीबंगा सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से है? और ऑप्शन वो आपको इस प्रकार दे देगा। पहला ऑप्शन दे देगा, वो दे देगा आपको बनास। ऑप्शन नंबर बी वो दे देगा आपको चंबल। ऑप्शन नंबर सी वो आपको देगा घग्गर। और ऑप्शन नंबर डी वो आपको दे देगा कांतली। क्लियर? वो आपको ऐसे पूछेगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3। नंबर 3, और वो आपको पूछेगा कालीबंगा के संबंध में। ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल से है। पटवार ग्राम सेवक एसआई और आरएस के अंदर इस प्रकार से आता है, कालीबंगा के संबंध में असंगत है। कालीबंगा के संदर्भ में असंगत है। ऑप्शन नंबर 1 देगा, और वो देगा सिंधु घाटी का स्थल। ये सिंधु घाटी का स्थल है। ऑप्शन नंबर बी वो आपको देगा कि ये एक प्रकार की मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। मात्र सत्तात्मक सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी वो आपको देगा एकल परिवार। और ऑप्शन नंबर डी वो आपको देगा ये एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है। ये एक प्रकार की क्या है? ग्रामीण सभ्यता। ये तीसरा क्वेश्चन। क्लियर? और देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको पूछेगा, और वो पूछेगा निम्न में से वह स्थल, निम्न में से वह सॉरी निम्न में से वह स्थल जहां से भूकंप, हवन कुंड वे जूते वे खेत के साक्ष्य मिले। और ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से। फर्स्ट ऑप्शन गणेश्वर। ऑप्शन नंबर बी बागोर। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। और ऑप्शन नंबर डी आहड़। समझ में आया? इस प्रकार से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो जो हमारे साथ जुड़े हैं वो इसी प्रकार जुड़े रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है। आज हमने कालीबंगा पढ़ी, कल टाइमिंग यही रहने वाला है 5 से 6। और मान के चलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। हमने 4 प्रकार के क्वेश्चन देखे। देखिए कालीबंगा सभ्यता किस जिले में विकसित है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कालीबंगा सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आप वापस क्लास खत्म होने के बाद में पुराने पेपर सर्च करिए और देखिए कि यदि कोई कालीबंगा से क्वेश्चन आया है तो यही क्वेश्चन आते हैं। अगला हमने देखा कालीबंगा के संबंध में असंगत कौन सा है, तो असंगत है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता है। और क्वेश्चन नंबर 4 था कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कालीबंगा। क्लियर? तो दोस्तों आज हमने बात की है, यानी कि आज हमने शुरुआत की है किसको लेकर, याद रखेंगे राजस्थान के इतिहास में प्राचीन राजस्थान की। प्राचीन राजस्थान के अंदर हमने देखा 3 पार्ट्स हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। और सबसे पहले हमने शुरुआत की सभ्यता, और सभ्यता के अंदर शुरुआत कहाँ से?
कालीबंगा से। क्लियर? अपना टाइमिंग यही रहने वाला है रोज 5 से 6। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकिए मत। फिर मिलते हैं कल इसी सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।